हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पोर्तुगीज इन इंडिया, जिसमें हमने देखा था कि पोर्तुगीज कैसे इंडिया में आए, फिर वो कैसे उनका अपने बिजनेस का उन्होंने एक्सपेंशन किया और फिर उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डच की और ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट 2 है। मैंने एक वीडियो भी बना के रखी है जो कि जिसमें डिटेल सिलेबस हमने डिस्कस किया है यूपीएससी, एपीएफसी, ईओ एंड एओ के लिए जो 2025 में होने वाला है। उसका शायद टेंटेटिव डेट 30 नवंबर है, तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम सारे सिलेबस कवर कर लें। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस से आपको कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस इंक्लूडेड है। चलिए बढ़ते हैं अब। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी वेरिंगडे ऑस्टेंचे कैंपेन 1602 में नीदरलैंड्स के स्टेट्स एंड जनरल ने बनाई थी, जब कई डच ट्रेडिंग कंपनीज को मर्ज किया गया। ये दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और अक्सर इसे वर्ल्ड का पहला मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहा जाता था। देन इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें एशिया में बटाविया, जो आज का जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, सबसे पहला था पोर्तुगीज के एशियन मैरिटाइम ट्रेड को मोनोपोली को चैलेंज करना। सेकंड था मलाक्का, मलक्कस एंड जावा के स्पाइस ट्रेड पर कंट्रोल। और तीसरा था इंडियन ओशन ट्रेडिंग नेटवर्क में स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश करना। अगर नेचर की बात करें तो नेचर ऑफ जो डच एक्सपेंशन का था वो था, डच ट्रेडर्स पहले थे, टेरिटोरियल रूलर्स कभी नहीं बने। जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, वो आए एज अ कंपनी के थ्रू, लेकिन उन्होंने पूरे कंट्री को धीरे धीरे कैप्चर कर लिया और वो रूलर भी बन गए। लेकिन डच के साथ ऐसा नहीं था, डच सिर्फ ट्रेडिंग में ही ज्यादा ध्यान देते थे। उनका पहला ट्रेडिंग पोस्ट था मुसिलीपट्टम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सिर्फ ट्रेड से प्रॉफिट नहीं चाहिए था, बल्कि पॉलिटिकल डोमिनेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका सिर्फ बेसिक मोटिव था उनका ट्रेड करना। उनको पॉलिटिकल डोमिनेंस से या किसी कंट्री को रूल करने में उनका उतना कोई ध्यान नहीं था। उनका बेसिकली जो मोटो था दैट इज ट्रेड बिफोर टेरिटरी। अब हम देखते हैं अराइवल इन इंडिया कि वो इंडिया में कैसे आए। डच ट्रेडर्स इंडिया में आए अर्ली 17th सेंचुरी, 1605-1608 के अराउंड। ठीक है, उनका पहला ट्रेडिंग पोस्ट था मुसिलीपट्टम, आंध्र प्रदेश, जो कि 1605 में उन्होंने स्टैब्लिश किया। फिर जल्दी एक्सपैंड किया कोरोमंडल कोस्ट, मलाबार कोस्ट और बंगाल एंड गुजरात। डच फैक्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स इन इंडिया। उनका जो कोरोमंडल कोस्ट था दैट इज पुलिकट, 1610 में उन्होंने इंडिया में उसका कैपिटल बना दिया था। और बाद में नागापट्टिनम। उनका जो मलाबार कोस्ट था दैट इज कोचिन, उन्होंने 1603 में कैप्चर किया था पोर्तुगीज से। एंड देन कैलिकट। बंगाल की बात करें तो बंगाल में उनका जो मेन सेटलमेंट था हुगली, चिंसुरा, कसीम बाजार एंड पटना। गुजरात की बात करें तो गुजरात में उनका मेन फोकस था सूरत। और अदर रीजन को देखें तो है बालासोर, जो कि उड़ीसा में है। आगरा में इनलैंड फैक्ट्री थी। पुलिकत डच ट्रेडर का हेडक्वार्टर्स में 1690 तक, फिर नागापट्टनम शिफ्ट हो गया था। देन कोचिन केरला, पोर्तुगीज ने कैप्चर 1663 में उन्होंने किया एंड मेन स्पाइस ट्रेडिंग का वो हब बन गया था। हुगली एंड चिनुसुरा, बंगाल, टेक्सटाइल ट्रेडिंग सेंटर्स के लिए इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं उनके नेचर ऑफ ट्रेड की। तो डच मेनली ट्रेड करते थे स्पाइसेस, जो कि था पेपर, कार्डमम, सिनेमन एंड क्लोव्स। टेक्सटाइल की बात करें तो बंगाल कॉटन एंड सिल्क एंड कोरोमंडल टेक्सटाइल। इंडिगो जो वहाँ ट्रेड करते थे वो करते थे बिहार से। एंड दैट इज सैलपेट्रे, जो कि एक नाइट्रेट है जो कि यूज होता है गन पाउडर के लिए। डच का मोनोपोली था मलाबार पेपर एंड
कोरोमंडल टेक्सटाइल्स। उनका जो मेन मोनोपोली था वो था मलाबार पेपर एंड कोरोमंडल टेक्सटाइल्स। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर्स ऑफ द वीओसी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, स्टेट के जैसे काम करती थी। अथॉरिटीज थी वॉर लड़ना और पीस ट्रीटी साइन करना, कॉइन्स मिंट करना, फोर्ट्स और ग्रेसियंस इस्टेब्लिश करना एंड अपनी आर्मी और नेवी मेंटेन करना। ये जो चार है बेसिकली। वीओसी यूरोप के कुछ स्टेट्स से भी पावरफुल था। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। डच का क्लैश हुआ पोर्तुगीज और बाद में इंग्लिश के साथ। पोर्तुगीज को कोचीन से 1663 में निकाल दिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राइवलरी इंटेंस हो गई, स्पेशली स्पाइस ट्रेड में। इंपॉर्टेंट अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो बैटल ऑफ कोलाचिन 1741 में हुआ। डच वर्सेस ट्रेवेनकोर रूलर मराठांडा वर्मा केरला में। डच को क्रशिंग डिफीट हुई। एशिया में यूरोपियन पावर के खिलाफ पहली मेजर विक्ट्री। कैप्चर्ड डच सोल्जर्स ट्रेवेनकोर आर्मी में ज्वाइन करके यूरोपियन मिलिट्री ट्रेनिंग दिए। इस बैटल ने डच मिलिट्री एम्बिशंस इन इंडिया का डिक्लाइन मार्क किया। अभी हम ये सिर्फ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे हम देखते जाएंगे और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार हम देख रहे हैं कि एक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं बैकग्राउंड का कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, ताकि हम जब डिटेल में पढ़े तो हमको अच्छे से समझ में आए। अब देखते हैं रीजन फॉर डच डिक्लाइन इन इंडिया। सबसे पहला है ट्रेड इंटरेस्ट शिफ्ट। डच फोकस मोर ऑन स्पाइस इनलैंड्स, जो कि इंडोनेशिया में से वो ट्रेड करते थे। देन सेकेंड रीजन है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल टेक्सटाइल्स एंड नेवल सुप्रीमेसी सिक्योर की। Now third is Battle of Kolachal 1741, defeat ने prestige weak कर दिया। Then we have corruption and mismanagement with VOC. Then European wars, Anglo-Dutch wars ने Dutch naval power की Anglo-Dutch war ने पूरे उसके पावर को वीक कर दिया यूरोप ने। एंड देन 18th सेंचुरी तक डच इंडिया में माइनर ट्रेडिंग प्रेजेंस में रिड्यूस हो गया। Then dissolution of VOC. VOC faced heavy corruption, debts and losses. Finally dissolved in 1799. Territories taken over by Dutch government, बाद में कुछ इंडियन पोजेशंस ब्रिटिश के हवाले कर दिए गए। अब हम बात करेंगे लेगेसी ऑफ द डच इन इंडिया। कॉर्पोरेट मॉडल को ट्रेड इंट्रोड्यूस किया। स्प्रेड की कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि इंडिगो, टबैको एंड स्पाइसेस। देन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुलिकट सिमेंट्री, चिनुसुरा बिल्डिंग्स एंड कोचिन चर्चेस। देन कल्चरल इम्पैक्ट, नेग्लिजेंस कंपेयर्ड टू ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज। की टेकअवेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी, एपीएफसी और एओईओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। जो वीओसी था वो इस्टेब्लिश हुआ 1602 में। फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में सेटअप हुई मुसीलीपट्टम में। जो उनके मेजर सेंटर्स थे वो थे पुलिकट, नागापट्टिनम, कोचिन, हुगली, चिनोसुरा एंड सूरत। उनका जो मेन मोटो था वो था ट्रेड बिफोर टेरिटरी। उनका मेन फोकस ट्रेडिंग करना था, टेरिटरी कैप्चर करना नहीं था जैसे कि ब्रिटिशर्स का था। जो मेजर बैटल हुए थे वो थे कोलाचिल जो कि 1741 में हुए थे, डिफीट बाय ट्रेवेनकोर से वो हार गए थे, और मरथांडा वर्मा। देन अगर डिक्लाइन की बात करें तो 18th सेंचुरी में उनका डिक्लाइन हुआ ड्यू टू इंग्लिश कॉम्पिटिशन एंड इंटरनल वीकनेसेस। इंटरनल वीकनेसेस की बात करें तो करप्शन और डेप्ट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और 1799 में वो डिसॉल्व हो गया था वीओसी। तो उसके बाद उनकी सारी पावर खत्म हो गई। अभी तक हमने शॉर्ट में एक स्टोरी देखी है, शॉर्ट में चीजों को समझा कि क्या क्या हुआ। अब हम एकदम डिटेल में बात करेंगे एक एक पॉइंट को, जो भी उन्होंने वॉर लड़ा या जो जो सारी चीजें हुई वो हम एक एक करके अब डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें हम सबसे पढ़ेंगे अराइवल ऑफ डच इंडिया
फर्स्ट डच एक्सपेडिशन दैट इज 1604। पहली डच फ्लीट इंडिया आई 1604 में एडमिरल कॉर्नलिस डे हॉन्टमैन के लीडरशिप में। उनका उस टाइम ऑब्जेक्ट, जब वो आए तो उनका ऑब्जेक्टिव था डायरेक्ट ट्रेड इस्टेब्लिश करना इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ, पोर्तुगीज मोनोपोली इंडिया में तोड़ना और इंडियन ओशन में ट्रेड करना। इसका आउटकम था कॉर्नलिस डे हॉटमैन मलाबार कोस्ट पहुंच गए और डच के लिए कमर्शियल ट्रेड का रास्ता खुल गया। इनिशियल उनका जो फोकस था वो था स्पाइसेस में, इंडिगो में एंड टेक्सटाइल्स में। अब हम बात करेंगे डच एंट्री पॉइंट्स इन इंडिया। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है। एंट्री पॉइंट थी वहां पे मुसिलीपट्टम, पुलिकट एंड नागापिट्टम। जो वहां पे जो मेजर पोर्ट्स थे, एक्सपोर्ट्स जो होते थे, सॉरी, वो होते थे कॉटन टेक्सटाइल, इंडिको और साल्फेट के। हम लोग पहले भी बात कर चुके कि एक नाइट्रेट होता है जो कि गन पाउडर के लिए यूज होता है। बंगाल रीजन की बात करें तो उनके जो मेजर सेंटर्स थे वो थी हुगली, चिनुसुरा एंड पटना। बंगाल जो था वो फेमस था मुस्लिन, सिल्क एंड फाइन कॉटन फैब्रिक्स के लिए। मलाबार कोस्ट केरला की बात करें तो इस्टेब्लिश जो उनके जहां जहां उन्होंने अपने पोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे वो थे कोचिन, कैलिकट एंड क्विलॉन। वहां पे वो फोकस करते थे पेपर एंड स्पाइसेस में, जो कि प्रीवियसली पोर्तुगीज के द्वारा डोमिनेट किए जाते थे। गुजरात की बात करें जो कि वेस्ट इंडिया है, दैट इज उनके जो वहां पे जो ट्रेडिंग पोस्ट थे वो थे सूरत और उसके आसपास के इलाके। वहां पे वो जो बेसिकली जो ट्रेड करते थे वो थे टेक्सटाइल्स के, इंडिको के, सेल्फ ट्रेड के। अब हम देखेंगे डच स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपेंशन। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की अपने एक्सपेंशन के लिए। सबसे पहला कमर्शियल अप्रोच नॉट टेरिटरी। उनका जो मेन फोकस था वो था कमर्शियल पे, टेरिटोरियल स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं अपनाई। उनका जो स्ट्रैटेजी थी वो थी स्मॉल फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज नियर पोर्ट्स नॉट कॉन्क्वेस्ट। जहां जहां पोर्ट्स होते थे वहां वहां पे वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज वहां पे उस टाइम स्टैब्लिश करना शुरू कर दिए थे। नेगोशिएशन विद लोकल रूलर्स, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस एंड लैंड फॉर फैक्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ पोस्ट्स एंड गुड्स। तो वहां पे उन्होंने क्या करना चालू किया, वहां पे छोटे छोटे जो लोकल रूलर्स होते थे उनसे नेगोशिएट करने लगे और उसकी वजह से उनको ट्रेडिंग के प्रिविलेजेस मिल गए, लैंड मिल गया फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए और उनको प्रोटेक्शन भी मिल गई उनके पोस्ट एंड गुड्स के लिए। जैसे कि हमने पहले भी बात कर लिया है कि उनका जो मेन पर्पस था वो था ट्रेडिंग, ना कि टेरिटरी कैप्चर करना। प्रॉफिट्स वे प्रायोरिटाइज्ड ओवर पॉलिटिकल कंट्रोल। उनका बेसिक मेन मोटिव था पैसा कमाना। उनको कोई मतलब नहीं था कि हमको ये एरिया कवर करना है या कैप्चर करना है। ब्रिटिशर्स का ये मोटिव था। वो आए कंपनी सेटअप करने के थे, लेकिन धीरे 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 उन्होंने पूरा इंडिया कवर कर लिया था। पर डच वैसे नहीं थे, डच सिर्फ अपना ट्रेडिंग करने आए थे। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डच अराइवल। ब्रेकिंग पोर्तुगीज मोनोपोली, मालाबार स्पाइसेस एंड कोरोमंडल टेक्सटाइल्स में कंपटीशन था और उन्होंने वो मोनोपोली तोड़ दी थी। कॉर्पोरेट ट्रेड मॉडल वीओसी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टेट बैक्ड बट प्राइवेट, एक कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ ट्रेड लाया गया। देन थर्ड इज शिफ्ट इन इंडियन ओशन ट्रेड, मल्टी यूरोपियन कंपटीशन थे जैसे कि पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रांस। Strategic position, factories became hubs to collect goods from hinterland and ship to Batavia, Indonesia and Europe. अब हम बात करेंगे डच सेटलमेंट्स इन इंडिया के बारे में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी 17वीं सेंचुरी के अर्ली पीरियड में इंडिया आई, मेनली ट्रेड पोस्ट इस्टेब्लिश करने और पोर्तुगीज मोनोपोली चैलेंज करने के लिए। उनके सेटलमेंट्स स्ट्रेटेजिकली कोरोमंडल कोस्ट, बंगाल, मलाबार कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोमंडल कोस्ट की।
जिसमें सबसे पहले है मुसिलिपट्टम 1605 में उन्होंने वहां पे स्टैब्लिश किया था। इंडिया का पहला डच फैक्ट्री मुसिलिपट्टम में स्टैब्लिश हुआ था। देन की ट्रेडिंग सेंटर फॉर टेक्सटाइल्स, उनका मेन वहां पे फोकस था टेक्सटाइल के ट्रेडिंग के लिए। मार्क द बिगनिंग ऑफ डच कमर्शियल ऑपरेशंस इन इंडिया, और ये उनका बिगनिंग था कि जब डच ने अपनी ट्रेडिंग इंडिया में स्टार्ट की। फिर पुलिकट 1610 में became the headquarter of the Dutch of the India until 1619। उनका हेडक्वार्टर बन गया था 1619 तक। डच बिल्ड फोर्ट्स, वहां पे उन्होंने फोर्ट बनाए गिल्दारिया, जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोटेक्टेड ट्रेड था। मेजर सेंटर्स जो थे उस टाइम ट्रेडिंग के वहां पे वो थे टेक्सटाइल एंड कॉटन ट्रेड। proximity to local rural facilitated Dutch trade agreements. Then नागापट्टिनम, पुलिकत के बाद डच हेडक्वार्टर्स था नागापट्टिनम, ये हुआ 1690 के बाद। देन स्ट्रेटेजिक पोर्ट फॉर ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, कोरोमंडल रीजन में डच इन्फ्लुएंस मेंटेन अंटिल ब्रिटिश एक्सपेंशन। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए तब तक से वहां पे डच का ही क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस था। अब बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल में 1625 में उन्होंने चिनुसुरा, मेजर डच बेस था बंगाल का। देन हुगली रिवर के पास इनलैंड ट्रेड बहुत इजी था। उनके जो मेन एक्सपोर्ट्स थे वहां पे वो थे जूट, टेक्सटाइल्स एंड इंडिगो। अदर फैक्ट्रीज की बात करें तो कासिम बाजार में इम्पोर्टेंट जो था वहां पे सिल्क और कॉटन ट्रेड के लिए, पटना में सेल्फ्रेट ट्रेड के लिए, एंड बायसोर में सेल्फ्रेट एंड टेक्सटाइल्स दोनों के लिए। डच ट्रेड के लिए यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत क्रूशियल था। ये हम बंगाल की बात कर रहे थे। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट में सबसे पहले बात करते हैं कोचिन की। पोर्तुगीज ने कैप्चर किया था। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट थे वहां पे, जो कि वो वहां पे ट्रेडिंग होते थे, स्पाइस ट्रेड, स्पेशली पेपर। फिर कोलम, जो कि वहां पे उन्होंने फोकस किया था स्पाइस ट्रेड, जो कि स्पाइस ट्रेड में वो भी कार्डमम, पेपर एंड सिनेमन। यहाँ पे डच का इन्फ्लुएंस पूरे सदर्न इंडिया में फैल चुका था इसकी वजह से। नेक्स्ट वी हैव सूरत 1616, हब फॉर ट्रेड विद मुगल एम्परर। देन जो की कमोडिटीज थी दैट इज टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, इंडिगो एंड सल्फेट। स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर डच शिप्स ट्रैवलिंग बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। या मतलब सूरत से इंडिया और यूरोप ज्यादा वो लोग डच ट्रैवल करते थे और वो बहुत इजी भी पड़ता था। अब हम बात करेंगे डच ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इन इंडिया के बारे में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी 17th एंड 18th सेंचुरी में इंडिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड और एग्रेसिव यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में से एक थी। उनका मेन गोल था इंडियन ओशन ट्रेड पे कंट्रोल और डच होमलैंड के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डच ट्रेड। कंट्रोल ओवर इंडियन ओशन ट्रेड। डच ने पोर्तुगीज मोनोपोली तोड़ के ईस्ट इंडियज की लीडिंग मैरीटाइम पावर बनने की कोशिश की। सेकेंड इज प्रॉफिट ड्रिवन ऑपरेशंस। पोर्तुगीज जैसे मिशनरी गोल्स या ब्रिटिश जैसे लेटर टेरिटोरियल फोकस नहीं, डच का फोकस सिर्फ कमर्शियल प्रॉफिट पे था। थर्ड इज एस्टैब्लिशिंग स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग पोस्ट। पुलिकत, मुसिलिपट्टम, नागापट्टम, कोचिन, चिनुसुरा जैसे लोकेशन सिलेक्ट किए गए मैक्सिमम ट्रेड एफिशिएंसी के लिए। अब हम देखते हैं मेन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया कि डच क्या क्या मेन एक्सपोर्ट्स करते थे इंडिया से। डच इंडिया से मेनली कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते थे यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के लिए। टेक्सटाइल की बात करें तो बंगाल और कोरोमंडल फेमस था कॉटन और सिल्क फैब्रिक्स के लिए। टाइप्स की अगर बात करें तो मुस्लिन,
कोलोलिको, चिंटेज एंड सिल्क। यूरोप और ईस्ट एशिया में हाई डिमांड में था उस टाइम पे। देन इंडिगो में बे ऑफ बंगाल रीजन से प्रोड्यूस होता था। यूरोप में टेक्सटाइल डाइंग के लिए यूज होता था। लेबर इंटेंसिव था पर हाईली प्रॉफिटेबल था। देन वी हैव सल्फरेट, मेनली बिहार से आता था। गन पाउडर बनाने के लिए एसेंशियल, यूरोपियन वॉरफेयर के लिए की कमोडिटी थी। हाई डिमांड की वजह से स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट था। स्पाइसेस की बात करें तो मलाबार कोस्ट केरला से कलेक्ट होते थे। पेपर, कार्डमम, क्लोव्स इंक्लूडेड। यही ओरिजिनल मोटिवेशन था यूरोपियन ट्रेड के इंडिया में। उनका मतलब जो मेन प्रॉफिट था ना वो बेसिकली मलाबार कोस्ट केरला से होता था और मेन वो स्पाइसेस से ही। अगर हम देखेंगे पोर्तुगीज के बारे में तो पोर्तुगीज भी स्पाइसेस से ही बहुत ज्यादा उनका ट्रेडिंग से मतलब पैसे आते थे। और क्या बोलते हैं डच ने भी वही मेन उनका फोकस रखा है स्पाइसेस पे। अब हम देखते हैं मेन इंपोर्ट्स टू इंडिया कि डच क्या क्या इंपोर्ट करते थे इंडिया में। डच इंडिया में मेनली गुड्स और मेटल्स लेके आते थे ताकि इंडियन एक्सपोर्ट्स का पेमेंट कर सके। सबसे पहला मेटल दैट इज कॉपर, टिन, लेड, यूरोपियन इंडस्ट्रीज और लोकल क्राफ्टिंग के लिए। देन वी हैव प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ट्रेड बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूरोप को मीडियम एक्सचेंज चाहिए था। देन वी हैव अदर गुड्स जिसमें आ जाता है लग्जरी गुड्स और कुछ फिनिश्ड यूरोपियन प्रोडक्ट्स ओकेजनली लोकल मार्केट के लिए। अब हम बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेस। वीओसी एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की, डेडिकेटेड फ्लीट्स और फाइनेंशियल सिस्टम के साथ ऑपरेट करती थी। मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जैसे काम करती थी। ठीक है। सेकेंड वी हैव मोनोपोली एंड प्राइस एंड कंट्रोल। वीओसी स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स की सप्लाई और प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बंगाल या मलाबार से सप्लाई लिमिट करके यूरोप में हाई प्राइजेस में ले सकते थे। देन वी हैव यूज ऑफ फोर्स। अगर लोकल रूलर्स या ट्रेडर्स डच टर्म्स एक्सेप्ट नहीं करते तो मिलिट्री एक्शन यूज होती थी। फॉर एग्जाम्पल पोर्तुगीज और लोकल मर्चेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स के सिक्योर ट्रेडिंग राइट्स। देन वी हैव प्रॉफिट ओरिएंटेशन ओवर पॉलिटिक्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनलाइक डच कमर्शियल थे ज्यादा टेरिटोरियल नहीं। फोर्ट्स एंड सेटलमेंट्स फोर्ट गिल्दारिया एट पुलिकत सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए मेंटेन किए गए थे। अब एक बार हम समरी देख लेते हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें हम एपीएफसी और ए और यू को भी कवर कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान दें। रिमेंबर की एक्सपोर्ट्स, जो उनके जो की एक्सपोर्ट्स थे दैट इज टेक्सटाइल्स, इंडिगो एंड सल्फरेट स्पाइसेस। अगर हम मेटल्स की बात करें जो कि इंपोर्ट्स किए जाते थे वो थे मेटल्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर। वीओसी ट्रेड्स ऑर्गेनाइज्ड, profit oriented, monopolistic, used for military if necessary. Strategic coastal settlements, price control and suppressing competition. अभी तक हम लोगों ने देखा बेसिकली कि उनके जो मेन एक्सपोर्ट्स थे वो टेक्सटाइल, इंडिगो, सल्फरेट और स्पाइसेस के थे। वो खर्चा मैनेज करने के लिए इंपोर्ट भी करते थे मेटल्स और गोल्ड एंड सिल्वर। उनके जो वीओसी ट्रेड्स थे वो बहुत ही ऑर्गेनाइज थे और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड थे। उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। मोनोपोलिस्टिक थे, मतलब वो सिर्फ उनका मतलब एक का ही राज था और वो मिलिट्री का तब यूज करते थे जब जरूरत पड़ती थी। उनका जो स्ट्रैटेजी था वो बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ आए थे कि उनको ट्रेडिंग करना है और इसीलिए उन्होंने सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही अपने अपने फैक्ट्रीज सेटअप किए। वो प्राइस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे और उनको ये भी पता था कि उनको कंपटीशन कैसे कम करना है या दबाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे डच रिलेशन विद इंडियन पावर्स कि डच के जो रिलेशंस थे वो इंडियन पावर्स के साथ कैसे थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइमरी कमर्शियल कंपनी थी और उनके रिलेशंस इंडिया रूलर्स के साथ ट्रेड इंटरेस्ट से ड्रिवन थे, ना कि टेरिटरी या रिलीजन के लिए। उनकी डिप्लोमेसी प्रैक्टिकल थी, सिर्फ सेफ ट्रेडिंग राइट्स, सेटलमेंट की प्रोटेक्शन और लोकल अलायंसेस
बनाने के लिए। बेसिकली जो डच थे ना, वो बेसिकली डिप्लोमेसी से अपना काम ज्यादा करते थे, उनको अपना काम निकलवाने से मतलब था बेसिकली ट्रेडिंग। जो लोकल रूलर्स होते थे या जो बड़े बड़े राजा भी होते थे, वो शायद उनको मना इसलिए भी नहीं करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, और उनका कोई ऐसा टेरिटरी को मतलब कैप्चर करने का भी ज्यादा फोकस नहीं था। तो उनका जो मेन जो वो डिप्लोमेसी से काम करते थे ताकि उनके जो ट्रेडिंग राइट्स है वो सेफ रहे, प्रोटेक्शन ऑफ सेटलमेंट, जो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह सेटल हुई है वो उनका प्रोटेक्शन रहे, और लोकल अलायंस, आसपास के जो लोकल रूलर्स होते थे उनसे वो अलायंस बना के रखते थे। सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन विद मुगल्स कि उनके मुगल्स के साथ कैसे रिलेशंस थे। रीजन ऑफ एक्टिविटी, डच सबसे ज्यादा एक्टिव थे बंगाल में, स्पेशली चिनोसुरा हुगली के पास, और कसम बिजार मुर्शिदाबाद के पास, मुर्शिदाबाद के पास, जो टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस के इंपॉर्टेंट ट्रेड हब्स थे। डिप्लोमेटिक अप्रोच, मुगल गवर्नर सूबेदार के साथ कॉरिडल रिलेशन मेंटेन किए बाय ट्रेड ड्यूटीज पे करके और लोकल लॉस रिस्पेक्ट करके। डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अवॉइड किया। ट्रेड सिग्निफिकेंस, बंगाल हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स, सिल्क और इंडिगो का मेजर सोर्स था जो यूरोप में बहुत वैल्यूड था। अब हम बात करेंगे साउथ इंडियन रूलर्स के बारे में कि डच के रिलेशंस उनके साथ कैसे थे। दैट इज दक्षिण भारत के रूलर्स की एरियाज जो थे वहां पे, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इंट्रैक्शन की बात करें तो लोकल नायक्स, मदुराई जिंजी के रूलर्स के साथ ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट किए। देन डच सेटलमेंट्स जैसे पुलिकत हेडक्वार्टर रहा उनका 1690 तक, और फिर बाद में नागापट्टिनम जो कि लोकल रूलर के परमिशन से स्टैब्लिश किया गया था। उन्होंने फोर्ट्स बनाए थे जैसे कि गिल्दारिया पुलिकट में, जो कि सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था बेसिकली, और लोकल सपोर्ट के साथ। ये भी मतलब उनके वो जो भी काम करते थे ना, वो आसपास के लोगों को अपने सपोर्ट में लेके काम करते थे ताकि उनको एक प्रोटेक्शन मिली रहे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इन एग्रीमेंट्स से डच ने कोरोमंडल कोस्ट के टेक्सटाइल ट्रेड में मोनोपोली बनाई और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किया। उन्होंने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किया और अलायंस के साथ उन्होंने सारे काम किए। हम बेसिकली अगर जितने भी राजाओं के साथ देखेंगे या जितने भी रूलर्स के साथ देखेंगे, उन्होंने सबसे नेगोशिएशन करके डिप्लोमेसी के थ्रू वो धीरे धीरे अपने कैप्चरिंग में अपने मतलब फैक्ट्री सेटअप में वो बिजी रहे, मतलब फैक्ट्री सेटअप ही वो करते थे और अपने ट्रेडिंग में ही उनका ज्यादा ध्यान रहता था। अब बात करेंगे रिलेशंस विद मलाबार रूलर्स। कॉन्फ्लिक्ट कंटेक्स्ट, पोर्तुगीज कोचिन और नियर बाय पोर्ट्स कंट्रोल करते थे। जो कोचिन के पोर्ट, कोचिन में पोर्तुगीज भी थे और बाद में डच भी आ गया, तो एक कॉन्फ्लिक्ट का वो रीजन बन गया था। अब इसमें डच की स्ट्रेटेजी क्या थी ये देखते हैं। लोकल किंग्स के साथ अलायंस बनाई और पोर्तुगीज को आउटकास्ट किया गया। देन कोचिन के रूलर्स को पोर्तुगीज डोमिनेंस से ऑटोनॉमी रिगेन करने में असिस्ट किया गया। देन फोकस कमर्शियल कोलैबोरेशन पे था, टेरिटोरियल एम्बिशंस पे नहीं था। इसका आउटकम ये था कि डच ने स्पाइस ट्रेड सोर्स की जैसे कि ब्लैक पेपर कार्डमम और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स गेन किए। रिलीजियस कन्वर्जन इम्पोज किया गया, सॉरी इम्पोज किए बिना। जो अगर हम देखेंगे, अगर हम पिछले आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने कि जो पोर्तुगीज थे वो तो अपना मतलब बिजनेस भी कर रहे थे, फिर वो टेरिटरीज भी कैप्चर कर रहे थे मिलिट्री के यूज से, और वो अपने जो क्रिश्चियनिटी जो उनका धर्म था वो उसको भी स्प्रेड कर रहे थे, वो लोगों को फोर्स कर रहे थे कन्वर्जन के लिए, और उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउ कर दी थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कराया, पर डच का ऐसा कुछ भी नहीं था। डच लोकल जो रूलर्स थे वहां से वो उनको उनके अलायंस के साथ रहते थे। देन उनका रिलीजन से कोई मतलब नहीं था, उनको बस अपने ट्रेड से मतलब था। और यहाँ पे जो मलाबार के जो रूलर थे, डच ने उनके साथ अलायंस बनाया, और जो पोर्तुगीज जो वहाँ के जो मलाबार के रूलर्स हैं उनको प्रेशराइज कर रहे थे, या जो जोर जबरदस्ती से उनसे मतलब उनके अपने हिसाब से वो एरिया चला रहे थे,
डच की मदद से पोर्तुगीज को वहां से फिर बाहर निकाल दिया गया। अब हम देखेंगे डच पॉलिसी की क्या क्या खासियत थी। सबसे पहला था वो था कमर्शियल फोकस। पोर्तुगीज के अनलाइक डच इंटरेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक था, पॉलिटिकल या रिलीजियस नहीं था। देन सेकंड जो था वो था नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन, वो मिशनरी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा अवॉइड करते थे। देन वी हैव फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी, मुगल नायक्स एंड और मलाबार रूलर्स सबके साथ नेगोशिएट करने के लिए वो रेडी थे। फोर्टिफाइड ट्रेड पोस्ट्स, कंस्ट्रक्टेड फोर्ट्स ओनली फॉर डिफेंस ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट नॉट फॉर एक्सपेंशन। उन्होंने जितने भी फोर्ट्स बनाए थे वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे, उनके कमर्शियल पर्पस के लिए, ना कि एक्सपेंशन के लिए। अब हम एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने डच रिलेशन विद इंडिया पावर्स में क्या क्या पढ़ा, और एक बार शॉर्ट में हम इसको देख लेते हैं। डच प्रैग्मेटिक ट्रेडर्स थे जिन्होंने अलायंस और कॉर्डिनल रिलेशंस के नेटवर्क बना के ट्रेड डोमिनेट किया, अनलाइक पोर्तुगीज जो ट्रेड के साथ रिलीजियस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस परस्यू कर रहे थे। उनका मेन फोकस जो था, उनका कोई मतलब रिलीजियस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से उन्होंने अपने आप को बहुत दूर रखा था, और सिर्फ उनका ध्यान था ट्रेडिंग करने पे। अब हम देखेंगे डच राइवलरीज इन इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में दूसरे यूरोपियन पावर से काफी कंपटीशन फेस करना पड़ा। सबका एम था लुक्रेटिव ट्रेड, खासकर स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और इंडिगो पर कंट्रोल। डच का मेन राइवलरी था पोर्तुगीज, इंग्लिश और थोड़ी सी फ्रेंच कभी कभी। सबसे पहले बात करते हैं राइवलरी विद द पोर्तुगीज। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डच और पोर्तुगीज का राइवलरी मोस्टली कमर्शियल था। दोनों का एम था इंडियन ओशन के स्पाइस ट्रेड पर डोमिनेंस। डच का नेवल और कमर्शियल स्ट्रेटजी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था, जिससे उन्होंने पोर्तुगीज के मलाबार स्पाइस मोनोपोली तोड़ना चाहा। की इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले कोचिन, डच ने लोकल मलाबार रूलर्स के साथ अलायंस करके कोचिन कैप्चर किया, जो एक इंपॉर्टेंट स्पाइस पोर्ट था। देन एक्सपल्शन ऑफ पोर्तुगीज। कोचिन कैप्चर के बाद डच ने धीरे धीरे पोर्तुगीज को मलाबार के दूसरे एरिया से निकाल दिया और पेपर ट्रेड कंट्रोल किया, जो यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देन हम देखते हैं सिग्निफिकेंस। पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इंडिया में डिक्लाइन हुआ। डच की कमर्शियल डोमिनेंस मलाबार कोस्ट में मिड 17th सेंचुरी तक स्ट्रॉन्ग रही। फिर हम देखेंगे राइवलरी विद इंग्लिश। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच का मेन कॉम्पिटिटर था बंगाल और कोरोमंडल कोस्ट में। कंपटीशन सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि लोकल रूलर्स के साथ फेवरेबल रिलेशन सिक्योर करने का भी था। मेजर क्लैशेस जो हुए, दैट इज अम्बियोना मैस्कर 1623। इंडोनेशिया में डच अथॉरिटीज ने इंग्लिश ट्रेडर्स को कंस्पायरेसी के चार्जेस पर एग्जीक्यूट किया। इससे इंग्लिश काफी इंगरेज्ड हुए और इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की। देन कंपटीशन इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। तो दोनों कंपनीज मुस्लिन और सिल्क ट्रेड के लिए compete करती थी। कोरोमंडल कोस्ट, इंग्लिश फैक्ट्रीज खासकर मद्रास में डच डोमिनेंस को चैलेंज करने लगे, स्पेशली जब नागापट्टिनम डच हेडक्वार्टर्स बना। देन सिग्निफिकेंस। ये राइवलरी इंग्लिश की इवेंचुअली सुप्रीमेसी का फाउंडेशन बनी और डच इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली कम हुआ, जहां इंग्लिश स्ट्रॉन्ग लोकल अलायंस बनाने लगे। यही टाइम था कि जब क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स आ रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने भी सेम रूल अप्लाई किया था। धीरे धीरे वो लोकल रूलर को अलायंस में ले रहे थे, और उस टाइम जो डच का जो सुप्रीमेसी था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। अब हम बात करेंगे डच की राइवलरी फ्रेंच के साथ। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंच राइवलरी डच के साथ लिमिटेड थी, क्योंकि जब फ्रेंच इंडिया में एक्टिव हुआ लेट 17th-18th सेंचुरी में, डच का पावर ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका था।
सिग्निफिकेंस की बात करें तो डच डिक्लाइन ने फ्रेंच को बंगाल, कोरोमंडल और मलाबार में एक्सपेंड करने का मौका दिया। मोस्टली इनडायरेक्टली राइवलरी थी, ट्रेड प्रिविलेजेस और लोकल अलायंसेस के लिए। अब हम इसका थोड़ा सा एक्सपर्ट समरी देख लेते हैं। डच का सबसे बड़ा सक्सेस था पोर्तुगीज को मलाबार से निकालना। बंगाल और कोरोमंडल में इंग्लिश के साथ स्टिफ कंपटीशन ने डच डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया। फ्रेंच थ्रेट मिनिमल था क्योंकि डच इन्फ्लुएंस पहले ही वीक हो चुका था। अगर हम की टेकअवेज फॉर यूपीएससी की बात करें, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वो है डच राइवलरीज यूरोप का ट्रेड डोमिनेंस के लिए स्क्रैम्बल दिखाता था, जो इवेंचुअली ब्रिटिश सुप्रीमेसी का स्टेज सेट करता था। एग्जाम फोकस से बात करें तो कोचिन, अम्बियोना मैस्कर एंड डिक्लाइन इन बंगाल एंड कोरोमंडल, ये तीन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके एपीएफसी या एओ या ईओ एग्जाम में। अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ क्वेल्चल, जो कि 1741 में हुआ था। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 18th सेंचुरी की शुरुआत तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बीओसी के मलाबार कोस्ट केरला में अपना स्ट्रॉन्ग कमर्शियल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना लिया था। उनका मेन मकसद था पेपर और स्पाइस ट्रेड का मोनोपोली स्टैब्लिश करना। दूसरी तरफ त्रावणकोर के किंग मार्तांडा वर्मा 1729 से 1758 तक केरला में अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हुआ क्योंकि डच मराठा वर्मा की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और उनके पेपर प्रोड्यूसिंग एरियाज जैसे कयमकुलम और क्विलिन पर कंट्रोल से खुश नहीं थे। बेसिकली ये जो भी बैटल हुआ था ये ट्रेड के बेसिस पे हुआ था, और वो ट्रेड जो था वो पेपर प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, जैसे कि कम्यमकुलम और क्विलिन। इस दो जगह के लिए ये कम्यमकुलम और क्विलिन, ये दो जगह के लिए ये पूरा बैटल हुआ था 1741 में। अब हम देखते हैं बैटल के बारे में कि बैटल कब हुआ, उसमें कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व थी। तो बैटल की बात करें तो 10 अगस्त 1741 में ये हुआ था। 10 अगस्त 1741 में कोयलचल में, जो कि आज का कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में पड़ता है। उस टाइम ये पार्ट था त्रावणकोर का। फोर्सेस की बात करें तो त्रावणकोर किंगडम आर्मी अंडर मार्तांडा वर्मा और डच वीओसी नेवल फ्लीट अंडर कैप्टन यूस्टोंचियस डे लेवोनी। त्रावणकोर के जो उस टाइम राजा थे वो थे मार्तांडा वर्मा, और डच जब फाइट कर रहा था तो उसके कैप्टन थे स्टैचुअस डी लियोनी। कोर्स ऑफ बैटल, डच नेवल फोर्सेस कोयलचल पर लैंड करके त्रावणकोर टेरिटरी पर अटैक करते हैं। मार्तांडा वर्मा की आर्मी ने ट्रेडिशनल और गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का यूज करके डच को डिसाइसिवली हरा दिया। कई डच ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डे लेवनी कैप्चर हो गए। बेसिकली ये हुआ कि ये जैसे कि अपना ये इंडिया है, यहाँ पे माने कि त्रावणकोर है, तो ये यहाँ पे पोर्ट में आए, इन्होंने अटैक किया, और उस टाइम मार्तांडा वर्मा की जो आर्मी थी वो गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को अपनाती है और उस टाइम वो डच को हरा देती है, और हराने के बाद उनके बहुत सारे ऑफिसर्स और उनके जो कैप्टन थे उनको भी कैप्चर कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस बैटल का मेन सिग्निफिकेंस क्या था। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस था फर्स्ट एशियन विक्ट्री ओवर यूरोपियन नेवल पावर। ये पहली बार हुआ जब एशियन किंगडम त्रावणकोर ने एक यूरोपियन नेवल पावर डच को हरा दिया। इसने यूरोपियन नेवल इनविंसिबिलिटी का मिथ तोड़ दिया। सेकेंड था वो था डिक्लाइन ऑफ डच पावर इन इंडिया। कोयलचल के बाद डच का इन्फ्लुएंस मलाबार कोस्ट पर तेजी से डिक्लाइन हो गया। उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री एम्बिशन खत्म हो गया और वहां सिर्फ ट्रेड तक लिमिट रह गए वो। Then third is rise of Travancore as a regional power.
मरथांडा वर्मा की एक स्ट्रॉन्ग साउथ इंडियन रूलर के रूप में उभरे। उन्होंने त्रवणकोर की टेरिटरी एक्सपैंड करके स्पाइस ट्रेड पर अपना कंट्रोल इंश्योर किया। ये बैटल के बाद जो त्रवणकोर का जो स्पाइस ट्रेडिंग था वो सिर्फ उस टाइम मरथांडा वर्मा के अंडर था। मरथांडा वर्मा के अंडर हो गया डच को हराने के बाद। फोर्थ है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ त्रवणकोर आर्मी। कैप्चर्ड डच कमांडर डी लोनी को त्रवणकोर की सर्विस में ले लिया गया। दे लेनी ने त्रवणकोर आर्मी को यूरोपियन लाइंस पर मॉडर्नाइज किया, फायर आर्म्स, आर्टिलरी और फोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए। जो क्या बोलते डच के साइड से जो कैप्टन थे डी लेनी, उन्होंने उसको क्या त्रवणकोर की सर्विस में लिया और उनके थ्रू मरथांडा वर्मा ने अपनी आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, डच के पॉलिटिकल एम्बिशंस इंडिया में खत्म होने लगे और साउथ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उतने ही रास्ते क्लियर हो गए। देखो पहले ऑलरेडी पोर्तुगीज था, पोर्तुगीज और डच का जब वॉर हुआ तो पोर्तुगीज हार गए। फिर जब उस टाइम फिर डच ट्रेडिंग में एस्टैब्लिश कर लिए थे। पोर्तुगीज की जो मोनोपोली थी स्पाइसेस और ट्रेडिंग पे उन्होंने डच ने वो मोनोपोली भी तोड़ दी। अब जब डच हार गए त्रवणकोर से तो ब्रिटिश के जो रास्ते थे वो बहुत ही आसानी से खुल गए। एक बार हम एग्जाम पॉइंटर्स देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड बैटल ऑफ क्वेल्चल से। तो सबसे पहला बैटल ऑफ क्वेल्चल 1741 में हुआ और ये फर्स्ट एशियन किंगडम त्रवणकोर डिफीटिंग अ यूरोपियन नेवल पावर था कि त्रवणकोर ने पहली बार एक यूरोपियन पावर को हरा दिया था और वो थे डच। उस टाइम के जो किंग थे वो थे मरथांडा वर्मा जो कि त्रवणकोर के राजा थे, और उस टाइम जो डच के कमांडर थे वो थे स्टैचुइस डी लेनी, और उन्होंने बाद में त्रवणकोर की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। इस बैटल के बाद डच का जो इन्फ्लुएंस था वो डिक्लाइन हो गया और त्रवणकोर आर्मी और भी ज्यादा मॉडर्नाइज हो गई इस कमांडर के वजह से। अब हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ द डच इन इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यूएसी ने अर्ली 17th सेंचुरी में इंडिया में एंट्री ली और शुरू में स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग फोर्स बन गई, लेकिन लेट 18th सेंचुरी तक उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया। इंग्लिश और फ्रेंच के कंपैरिजन में डच ज्यादा ट्रेड ओरिएंटेड थे। टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट पे उनका फोकस नहीं था। ये लिमिटेड अप्रोच और मल्टीपल सेटबुक्स की वजह से उनका डाउनफॉल हो गया। उनके जो अप्रोचेस थे ना वो बहुत लिमिटेड थे क्योंकि वो सिर्फ ट्रेड तक ही लिमिटेड, मतलब ट्रेड ही उनका मेन फोकस था, तो वो उसी पे ही लिमिट रह गए और इसकी वजह से ये जो मल्टीपल सेटबैक्स थे और इन्हीं की वजह से ही डाउनफॉल हो गया। क्योंकि अगर हम पोर्तुगीज की बात करें या हम ब्रिटिशर्स की बात करें, इनका जो मेन फोकस था वो था एरिया को कॉन्क्वेस्ट करना, और डच जो थे वो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और ये इसमें भी ध्यान दे रहे थे, तो इसलिए इनका जो डिक्लाइन था वो बहुत जल्दी हो गया। अब हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ द डच इन इंडिया। उसके मेन रीजंस क्या थे कि जिसकी वजह से डच का डिक्लाइन इंडिया में हुआ। तो सबसे पहला है डिफीट एट द क्वेल्चल 1741। बैटल ऑफ क्वेल्चल कन्याकुमारी के पास जो हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट था। किंग मरथांडा वर्मा जो ट्रेवनकोर के राजा थे, डच नेवल फोर्सेस को हराए। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो फर्स्ट टाइम एशियन पावर ने यूरोपियन नेवल पावर को हराया था। डच की मिलिट्री प्रेस्टीज साउथ इंडिया में टूट गया और केरला में उनका इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो गया। सेकेंड रीजन था वो था राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश के पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी, ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे और बेटर ऑर्गेनाइजेशन था। सिस्टमैटिकली डच को ट्रेड सेंटर से हटा दिया गया। बंगाल, कोरोमंडल और मलाबार रीजन्स में इंग्लिश डोमिनेंस ने डच के ट्रेड को कम कर दिया। ये इससे एमसीक्यूज बन सकते, तो ये अब ये 3 जगह याद रखें कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो डच ने जहां जहां पे अपना इन्फ्लुएंस फैलाया था, दैट इज बंगाल, कोरोमंडल एंड मलाबार, ब्रिटिश ने आते साथ ही उसको खत्म कर दिया। देन शिफ्ट ऑफ डच प्रायोरिटीज टू इंडोनेशिया। डच का मेन फोकस इंडोनेशिया में था, दैट इज बटाविया, जावा एंड मोलक्कस।
जो कि स्पाइस कॉलोनीज पे था। इंडिया सेकेंडरी बन गया, जिस वजह से इंग्लिश और फ्रेंच के अगेंस्ट कंपटीशन पोजीशन वीक हो गई। डच ने ज्यादा ध्यान इंडिया पे, शुरू शुरू पे उनका ध्यान था इंडिया पे, लेकिन लेटर ऑन उनका जो ध्यान था वो इंडोनेशिया पे चला गया। और इंडोनेशिया पे जाने की वजह से, और इंडोनेशिया में भी कहाँ कहाँ था, बटाविया, जावा एंड मोलक्कस। इसलिए इंडिया जो था उनका सेकेंडरी प्रायोरिटी हो गया, जो कि जब कंपटीशन की बात आई फ्रेंच और इंग्लिश से, तो वो हार गए, क्योंकि फ्रेंच और इंग्लिश की जो प्रायोरिटी लिस्ट की अगर बात करें तो इंडिया उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में था। फोर्थ रीजन है वो है यूरोपियन वॉर्स एंड ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज। यूरोप में फ्रीक्वेंट वॉर्स ने डच के फाइनेंसेस और नेवल पावर को वीक कर दिया। एंग्लो डच वॉर, जो कि 17th और 18th सेंचुरी के बीच में हुआ, ने उनको रिसोर्सेज से डाइवर्ट कर दिया। कंटिन्यूअस वॉरफेयर की वजह से वीओसी इंडिया में compete नहीं कर पाया। फिफ्थ रीजन है हमारा लॉस ऑफ नागापट्टिनम 1781। फोर्थ एंग्लो डच वॉर 1780-1784 के टाइम पे ब्रिटिश ने नागापट्टिनम, डच के स्ट्रॉन्ग होल्ड कोरोमंडल कोस्ट को कैप्चर कर लिया। ये डच के डाउनफॉल की शुरुआत थी। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे डच के कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज को सबसे पहले कैप्चर किया, तो वो था नागापट्टिनम, जो कि उनका बाद में कैपिटल बन गया था। नागापट्टिनम से पहले पुलिकट था उनका कैपिटल। सिक्स्थ रीजन है वो है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1884। नेपोलियनिक वॉर्स के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। डच ने अपने सारे इंडियन पोजीशंस ब्रिटिश को ऑफिशियली दे दिए। इसके बाद उनकी पॉलिटिकल और कमर्शियल प्रेजेंस इंडिया में खत्म हो गई। जब ये ट्रीटी साइन हुई तो ट्रीटी के नेपोलियनिक वॉर हुआ, और उसमें उन्होंने उसको शांत करने के लिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की, जो कि 1814 में हुआ। और इसकी वजह से डच ने अपनी जितनी भी टेरिटरीज थी वो सारी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे दी, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल और कमर्शियल दोनों ही प्रेजेंस खत्म हो गया। अब एक बार हम एग्जाम पॉइंटर से देख लेते हैं कि डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कोएल्चर वॉर हुआ, वो हुआ था, दैट इज 1741 में, जिसमें एशियन की विक्ट्री हुई थी यूरोपियंस के ऊपर। देन नागापट्टिनम 1781 में ब्रिटिशर्स ने उसको कैप्चर कर लिया था। फिर बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, दैट इज 1814 में, जिसकी वजह से डच का एग्जिट हुआ इंडिया से। मेन रीजन था शिफ्ट टू इंडोनेशिया, राइज ऑफ इंग्लिश पावर। उनका दो रीजन था मेनली डिक्लाइन का। सबसे पहले ये था कि इंडिया उनकी सेकंड प्रायोरिटी में था, फर्स्ट प्रायोरिटी में इंडोनेशिया था, और उस टाइम इंग्लिश पावर का भी बहुत जल्दी से बढ़ा, मतलब वो भी बहुत जल्दी जल्दी कैप्चर कर रहे थे। उनकी पावर बहुत स्ट्रांग थी, फाइनेंशियली भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, मिलिट्री वाइज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और उस टाइम लोकल रूलर्स भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए इंग्लिश पावर बढ़ी और उनका डिक्लाइन हो गया। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, तो सबसे मेन इसके तीन कॉन्सिक्वेंसेस थे। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का अनडिस्प्यूटेड ट्रेडिंग पावर बन गया। डच ने इंडोनेशिया और ईस्ट इंडीज में अपना ट्रेड कंटिन्यू रखा, लेकिन इंडिया में उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई। और जो तीसरा है वो इंडिया का मेजर ट्रेड, जो कि टेक्सटाइल, इंडिगो, सल्फेट, स्पाइसेस, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। ये जो मेन ट्रेड्स थे पहले इनको डच हैंडल करता था, फिर बाद में ये सारी चीजें जैसे उनका डिक्लाइन हुआ और जैसे वो भारत से गए, ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। अब हम बात करेंगे डच लेगेसी इन इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी अर्ली 19th सेंचुरी तक इंडिया से डिक्लाइन हो गई थी, लेकिन उनकी कुछ कल्चरल, आर्किटेक्चरल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक लेगेसी अभी भी बची हुई थी। जैसे कि पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में उनका इम्पैक्ट कम था, लेकिन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट था। वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स वगैरह बनाए थे जो कि उनके फैक्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। अब हम की एलिमेंट्स देखेंगे डच की लेगेसी की। तो सबसे पहला है आर्किटेक्चरल रिमेन्स, वेयरहाउस, फोर्ट्स एंड चर्चेस। डच ने अपने ट्रेड पोस्ट बनाए जहां अभी भी उनके फोर्ट्स और चर्चेस सरवाइव करते हैं।
पुलिकत तमिलनाडु में डच सीमेंट्री, वेयरहाउसेस, चर्चेस प्रिजर्व्ड है। चिनुसुरा दैट इज इन वेस्ट बंगाल, डच गवर्नर्स हाउस, चर्चेस बंगाल प्रेजेंस दिखाते हैं। नागापट्टिनम जो कि तमिलनाडु में, डच फोर्ट्स और चर्चेस के रिमेन्स हैं। ये हेरिटेज साइट्स उनके मैरीटाइम कमर्शियल डोमिनेंस की याद दिलाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कॉइन्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। डच ने अपने ट्रेड के डिटेल अकाउंट्स मेंटेन किए थे जो कि टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, सल्फेट और इंडिगो पे थे। डच कॉइन्स और ट्रेड रिकॉर्ड्स आज भी इकोनॉमिक हिस्ट्री और ट्रेड नेटवर्क समझने में हिस्टोरियंस के लिए वैल्यूएबल है। अब हम बात करेंगे कार्टोग्राफी, मैप्स एंड नेविगेशन। डच एक्सपर्ट मैप मेकर्स थे। उनके मैप ऑफ इंडियन ओशन, कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट सबसे एक्यूरेट थे। ये मैप्स ट्रेड और लेटर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन दोनों में बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहे। आज के टाइम में ये मैप्स मैरीटाइम रूट्स और नेविगेशन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस माने जाते हैं। फोर्थ है साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दैट इज बॉटनी, जियोलॉजी एंड मेडिसिन। डच ने ट्रेड के थ्रू प्लांट्स, एनिमल्स और मेडिसिनल नॉलेज कलेक्ट और डॉक्यूमेंट किए। इंडिया फ्लोरा एंड फौना के डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन किया। इनके रिकॉर्ड्स लेटर यूरोपियन स्कॉलर्स के लिए नेचुरल साइंस में काम आए। फिफ्थ वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। डच ट्रेडर्स ने इंडिया में नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए जैसे कि टबैको, कसावा एंड पोटैटोस। इससे इंडियन एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी आई। अब हम बात करेंगे कि इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा। डच ने ब्रिटिश की तरह बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं किया। उनका इम्पैक्ट मेनली ट्रेड, साइंस, एग्रीकल्चर और आर्किटेक्चर में था। आज भी डच बिल्ड सिमेंट्रीज, फोर्ट्स और चर्चेस मैरीटाइम ट्रेड के गोल्डन पीरियड की याद दिलाते हैं। एग्जाम पॉइंटर्स की बात करें कि जो जो इम्पोर्टेंट हैं, तो पुलिकत, चिनुसुरा और नागापट्टिनम में उनके हेरिटेज साइट्स हैं। डच के जो मैप्स थे वो बहुत ही इम्प्रूव्ड नेविगेशन थे और मैरीटाइम नॉलेज से भरे थे। कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो उन्होंने कॉइन्स, आर्कीव्स, क्रॉप्स की बात करें तो टोबैको, कसावा, पोटैटोज जैसे चीज़ें उन्होंने इंडिया में उगाना शुरू की। देन और वो बॉटनी और जियोलॉजी एंड मेडिसिन के वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। अब हम बात करेंगे टाइमलाइन ऑफ डच इन इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। The Dutch East India Company (VOC) was one of the earliest and most powerful trading companies in Asia. In India, their presence lasted for nearly 2 centuries, जो कि है 1605 से 1814 तक। 2 सेंचुरी तक वो रहे और उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इस बीच 2 सेंचुरी के बीच में उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या याद रखने वाली चीजें हैं जो आगे एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। टाइमलाइन ऑफ डच इन इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी ऑफ डच इन इंडिया। सबसे पहले 1602 में वीओसी फॉर्म्ड हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी established by states of general Netherlands. It was the world's first multinational corporation. ये पहली दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। सबसे पहली वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी। पावर्स टू ट्रेड, साइन ट्रीटीज एंड इवन वेज वॉर। उनके पास पावर था ट्रीटी साइन करने का, ट्रेड करने का और वेज वॉर करने का। 1605 में फर्स्ट डच फैक्ट्री एट मुसलीपट्टम, आंध्र प्रदेश में उन्होंने 1605 में सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने सेटअप की आंध्र प्रदेश में, दैट इज मुसलीपट्टम। और ये बिगनिंग था डच कमर्शियल एक्टिविटी इंडिया में। उनका उस टाइम मेन फोकस था टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। 1610 में पुलिकत फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, became their headquarters in India till 1690 तक उनके हेडक्वार्टर
रहा पुलिकत, उसके बाद नागापट्टिनम हो गया। पुलिकत तमिलनाडु डेवलप इनटू मेजर डच ट्रेडिंग हब। 1616 डच फैक्ट्री सेटअप एट सूरत, उन्होंने धीरे से सूरत में भी अपनी एक फैक्ट्री सेटअप की। ब्रॉट देम इनटू कंपटीशन विद द इंग्लिश एंड पोर्तुगीज ऑन वेस्ट कोस्ट, जब उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की तो उसके थ्रू वो कंपटीशन में आए इंग्लिश और पोर्तुगीज के वेस्ट कोस्ट में। सूरत था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था टेक्सटाइल्स और ओवरसीज ट्रेड के लिए। फिर 1625 में चीनासुरा फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई बंगाल में। डच इन्फ्लुएंस एक्सपेंडेड, बंगाल में उनकी इन्फ्लुएंस फैला, पर्टिकुलरली चीनासुरा और नियर हुगली, जो हुगली रिवर है उसके आसपास के एरियाज में भी। बंगाल था वो बहुत ही क्रूशियल था सिल्क, इंडिगो एंड टेक्सटाइल्स के लिए। Then 1663 डच कैप्चर्ड कोचिन फ्रॉम पोर्तुगीज, डच ने कोचिन को कैप्चर किया पोर्तुगीज से। डच एक्सपेल्ड द पोर्तुगीज फ्रॉम कोचिन, स्ट्रेंथन डच कंट्रोल ओवर स्पाइसेस ट्रेड एट मलाबार, जब उन्होंने कैप्चर किया कोचिन तो उन्होंने उनके जो स्पाइस ट्रेड थे वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए थे मलाबार में। 1619 नागापट्टिनम रिप्लेस पुलिकत एज डच हेडक्वार्टर, पहले उनका जो हेडक्वार्टर था वो पुलिकत था, लेकिन 1690 में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर नागापट्टिनम शिफ्ट कर दिया। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट था, हेडक्वार्टर्स नागापट्टिनम कोरोमंडल कोस्ट में, और ये जो इनका जो कैपिटल जो हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ उसकी वजह से स्ट्रेंथन देयर रोल इन मैरीटाइम ट्रेड में उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथिंग मिली। 1741 में डिफीट एट कोलचल बाय ट्रेवेनकोर, Dutch naval forces were decisively defeated by मार्तांडा वर्मा of Travancore, जो ट्रेवेनकोर के राजा थे मार्तांडा वर्मा, बैटल ऑफ कोलचल में डच को हरा दिया गया। ये पहला ऐसा एशियन वॉर था जहां पे पहला ऐसा वॉर था जहां पे एशियन पावर्स ने यूरोपियन नेवल फोर्स को हराया था, और ये डच के लिए एक बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये एक मेन रीजन है उनके डिक्लाइन का। ब्रिटिशर्स कैप्चर नागापट्टिनम, 1781 में ब्रिटिशर्स ने नागापट्टिनम को कैप्चर कर लिया था। ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो डच वॉर द ब्रिटिश सीज्ड नागापट्टिनम, दिस मार्क द कोलैप्स ऑफ डच पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, और जब उन्होंने ये कैप्चर किया तो जो पॉलिटिकल पावर थी उनकी इंडिया में वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। फिर 1814 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की। आफ्टर द वॉर ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स के बाद इंडिया सेडेड ऑल इंडियन पोजीशंस टू ब्रिटिश, जितने भी जहां जहां पे डच के मतलब पोजीशंस थे, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप थे, उन्होंने सब कुछ ब्रिटिश को दे दी। दिस एंडेड डच प्रेजेंस इन इंडिया, और इसकी वजह से डच का जो प्रेजेंस था वो इंडिया में खत्म हो गया और डच वहां से इंडोनेशिया की तरफ चले गए अपने बिजनेस और ट्रेडिंग के लिए। समरी की अगर हम एक शॉर्ट में बात करें तो 1605 से लेके 1663 तक उनका राइज पीरियड था, जहां पे वो फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे थे और पोर्तुगीज को उन्होंने हराया। 1663 से 1741 तक वो अपने पीक में थे, क्योंकि उस टाइम उन्होंने कोचिन नागापट्टिनम को अपना हेडक्वार्टर बनाया और बंगाल में भी ट्रेड उन्होंने शुरुआत कर दी। 1741 से 1841 तक उनका डिक्लाइन और एग्जिट हुआ, उसी बीच कोलचल बैटल हुआ, नागापट्टिनम का लॉस हुआ और उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1605 में उन्होंने मुसिलीपट्टम में एक फैक्ट्री सेटअप की जो कि डच की पहली फैक्ट्री थी। 1610 में उन्होंने पुलिकत को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। 1625 में चीनासुरा बंगाल में उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की। 1663 में डच कैप्चर कोचिन, डच ने कोचिन को कैप्चर किया। 1741 में कोलचल डिफीट हुआ ट्रेवेनकोर और डच के बीच में, जहां पे डच हार गए। 1781 में ब्रिटिश ने कैप्चर किया नागापट्टिनम और 1884 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की, जिसकी वजह से डच भारत छोड़ के चले गए। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डच कैपिटल इन इंडिया, सबसे पहला उनका जो कैपिटल था वो था पुलिकत 1610 से लेके 1619 तक। फिर नागापट्टिनम हुआ 1690 से लेके 1781 तक।
जो कि उनको पुलिकत को रिप्लेस करके किया था। मेजर ट्रेड आइटम्स थे उनके स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, इंडिगो एंड सल्फेट। यूनिक मिलिट्री इवेंट जो हुआ वो था बैटल ऑफ क्वेल्चा, जो कि 1741 में हुआ। डच नेवल फोर्सेस को मर्थांडा वर्मा रूलर ने हरा दिया और वो पहले ऐसे रूलर बने जो कि यूरोपियन नेवल पावर को उन्होंने हराया था। डच पॉलिटिकल अप्रोचेस की बात करें तो ब्रिटिश की तरह वो नहीं थे। वो डच जो थे वो सिर्फ ट्रेड में ही उनका मेन फोकस था और वो ट्रेड तक ही सीमित रहे, बल्कि ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल कंट्रोल भी कर रहे थे। They do not try to establish political power in India, sorry, empire in India. Aftermath and focus shift की बात करें तो आफ्टर डिक्लाइन इन इंडिया जो डच थी उन्होंने इंडोनेशिया में अपना फोकस किया और इंडोनेशिया में उनकी आर्मी कॉलोनी रही 1949 तक। और उसके बाद इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस मिली। मतलब जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली उसी टाइम पे इंडोनेशिया को भी इंडिपेंडेंस मिली। किससे? डच से। एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि उनका हेडक्वार्टर पुलिकत था, फिर बाद में उन्होंने नागापट्टिनम शिफ्ट किया। उनके ट्रेड की बात करें तो स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, इंडिगो एंड सल्फेट। डिफीट की बात करें तो उनका कोएचल वॉर में उनकी हार हुई, मर्थांडा वर्मा ने उनको हरा दिया था। डच जो थे वो ट्रेडर्स थे, वो रूलर्स नहीं थे, वो इंडिया को रूल नहीं करना चाहते थे, सिर्फ वहां से ट्रेडिंग करना चाहते थे। उनका मेन पर्पस कमर्शियल था। एग्जिट इन इंडिया, और जब वो इंडिया से बाहर गए तो उनका जो मेन फोकस था वो इंडोनेशिया में रहा और इंडोनेशिया में उनकी कॉलोनी 1949 तक रही और उसके बाद इंडोनेशिया को भी आज़ादी मिल गई। सो थैंक यू एवरीवन। आज हमने पूरा पोर्तुगीज के बारे में पढ़ा कि वो भारत कैसे आए, उन्होंने क्या क्या ट्रेडिंग कैसे की, उन्होंने कौन कौन सी जगह में अपनी फैक्ट्री सेटअप की, उनका डिक्लाइन कैसा हुआ, उन्होंने बैटल कौन कौन सी लड़ी, उनके बाकी जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे थे, और जो राइवलरी थी यूरोपियन कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस कैसे थे और किस किस कंटेक्स्ट में उनकी राइवलरी थी। आगे की मैंने ऑलरेडी पोर्तुगीज पे वीडियो बना रखी है जो कि मैं नीचे लिंक में मेंशन कर दूंगी, तो आप एक बार उसको भी ज़रूर देखें। और मैं अभी सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पे भी वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे लगता है कि कल वो भी पोस्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं सारे सिलेबस कंप्लीट करूंगी जो कि यूपीएससी, एपीएफसी, एओ, ईयू के लिए 2025 में मेरा फोकस रहेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने का ज़रूर ट्राई करूंगी। और भी अगर कुछ भी आपको बोलना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। पोर्तुगीज के जो वीडियोस है मैं उसको लिंक कर दूंगी, तो एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो इंडिया कैसे आए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, उन्होंने उनके रूलर्स के साथ रिलेशंस कैसे थे, उनका ट्रेडिंग कैसे था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। और हम ये मॉडर्न हिस्ट्री पूरा मिनिमम 1 वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और सोशल सिक्योरिटी के भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ, कल से सोशल सिक्योरिटी की वीडियो आ जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी मिनिमम मेनली 6 लॉन्ग वीडियोस रहेंगे उसके, और 6 वीडियो में हम पूरा सोशल सिक्योरिटी कवर कर लेंगे, वो भी 1-1 घंटे के रहेंगे। और मैं पूरी डिटेल नोट्स बना रही हूँ ताकि आपको ये सब पढ़ने के बाद कोई मतलब एक्स्ट्रा कहीं पे आपको देखना ना पड़े, आप सीधे मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एमसीक्यू के भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you everyone.